everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिलती है आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री। मतलब आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके का पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। Now in this particular video, what are we going to do? We are going to start with class 10th English Magnet Brains sample paper solution for board exam paper 4. So again we have already released 3 videos जिसमें 3 sample papers हम रिलीज कर चुके हैं। ये exactly जो CBSE की लाइंस पे अभी जो एक sample paper आया था उन्हीं लाइंस पे है। क्या होने वाला है, पूरी बुक का जो हमारी दोनों बुक्स हैं उन दोनों बुक्स के सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने ये पेपर्स कर लिए ना तो आप सॉर्टेड हो अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें वी ऑल नो द इंस्ट्रक्शंस। 3 आवर्स का टाइम है, 15 मिनट्स आपको पहले दिए जाएंगे जस्ट टू scrutinize your paper, and then the question paper has got 3 sections. The first section is reading, second section है grammar and creative writing, and the third section is literature. All the questions are compulsory. Questions में internally आपको instructions दिए हुए हैं, कितनी words limit होनी चाहिए, कितने options आपको करने हैं. So make sure that you read them well. अब ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप जो हो रीडिंग पैसेज स्टार्ट करना चाहते हो या लिटरेचर सेक्शन से स्टार्ट करना चाहते हो या ग्रामर सेक्शन। जो आपको लगता है आपका फोटे है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे स्टार्ट करो। बिकॉज रिमेंबर पेपर 2-3 आवर्स का है, बट इट्स गोइंग टू बी अ लेंदी पेपर। यू हैव गॉट लेटर्स, पैसेजेस, यू हैव गॉट एनालिटिकल पैराग्राफ्स, एवरीथिंग। सो मेक श्योर जो आपका फोटे है उससे स्टार्ट करो ताकि वो जल्दी फिनिश हो जाए। क्लियर? चलिए, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स से। डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मैलिटी दैट अफेक्ट्स द वे योर बॉडी यूजेस ब्लड शुगर, योर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जब आप पैसेज स्टार्ट कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा पैसेज किसके बारे में है, उसको आप साइड में लिख लेना, दैट दिस पैसेज इज अबाउट दिस। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आए अंडरलाइन कर लेना, कोई भी आपको लगे यार ये प्रोवर्ब डाला है अंडरलाइन कर लेना। व्हाई? बिकॉज बाद में क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। So diabetes is a metabolism abnormality that affects the way your body uses blood sugar. आपका जो बॉडी है वो किस तरीके से, जो ये ग्लूकोज आपकी बॉडी में डेवलप होता है, इसको किस तरीके से यूज करता है, उसमें एक मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मैलिटी होती है जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। योर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी में जो मेन एनर्जी का सोर्स होता है वो है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जो है अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मैलिटी आ जाती है उसे हम कहते हैं डायबिटीज। To understand diabetes, you have to start from the beginning with food. अब अगर आप चाहते हो कि डायबिटीज को समझो exactly क्या होता है, कैसा प्रोसेस है, तो आपको खाने से स्टार्ट करना पड़ेगा। Your body converts a portion of the food you eat and digest into glucose. आप जितना भी खाना खाते हो उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन आपकी जो बॉडी है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। ग्लूकोज इज देन एब्सॉर्ब्ड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम वेयर इट कैन एंटर द इंडिविजुअल सेल्स ऑफ टिश्यू थ्रू आउट योर बॉडी टू बी यूज्ड इन एनर्जी। उसके बाद ये जो ग्लूकोज होता है ये आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, आपके खून में मिक्स हो जाता है, जहाँ पे वो एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। आपकी बॉडी के हर पर्टिकुलर सेल में वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। Before your cells will let glucose in, however, they need the help of insulin. लेकिन यहाँ पे भी एक दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है जो है इंसुलिन का। बिफोर मतलब आपके खून में ये ग्लूकोज मिलने से पहले उसमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इंसुलिन क्या होता है? अब देखो यहाँ पे ये जो इंसुलिन लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करें ना। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी कोई डिफाइन करिए ना चीज़ तो आपको बाद में पूछी जा सकती है। सो इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय योर पैनक्रियाज, अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिहाइंड योर स्टमक। सो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियाज क्रिएट करते हैं, और उसको वो पैनक्रियाज कहाँ पे होता है, ये एक और ग्लैंड होता है जो आपके स्टमक के जस्ट पीछे होता है। Normally, insulin acts like a master key, unlocking the doors of your cells and allowing glucose inside. So, जो इंसुलिन है एक तरीके का मास्टर की है। जैसे ही वो आपका जो ग्लूकोज है ब्लड स्ट्रीम में आया, नॉक किया उसने, इंसुलिन ने दरवाज़ा खोला एंड वो ब्लड स्ट्रीम से मिल गया। To simply maintain this process, such as at night when you are asleep, the pancreas releases a low level of insulin on a constant basis. अब आप जो है कुछ ना कुछ खा रहे होते हो, ठीक है, तो ये जो इंसुलिन है ये कांस्टेंट बेसिस पे थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहना चाहिए। तो क्या होता है, जैसे रात में हुआ है कभी भी, ये जो इंसुलिन है जो आपके पैनक्रियास से थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं।
When necessary, such as after the meal, your pancreas increases insulin supply to meet demand. अब जैसे सिंपल सी बात है, मैंने अभी खाना खाया है तो मैंने बहुत सारा खाना खाया है, तो मेरे को इसी वक्त जो है हाई इंसुलिन की डिमांड है, सो दैट ये जितना मैंने शुगर लेवल लिया हुआ है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। तो अब क्या है, जब आप खाना खा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड वो उतना इंसुलिन सप्लाई कर देता है। आफ्टर यू ईट a meal or a snack, your pancreas releases more insulin to make sure the extra glucose in your bloodstream can enter your cells. सिंपल सी बात है कि जब आप कोई खाना खा रहे हो या आप स्नैक कर रहे हो तो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज कर देता है ताकि क्या हो, आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है बॉडी में वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाए। If you have more glucose than you need, your body can remove the excess from your blood and store it in your liver and muscles or convert it into fat. अब क्या होता है, आपको भाई एक गुलाब जामुन खाना इज मोर देन इनफ, लेकिन आपने खाए 6 या आपने कुछ भी खाया, तो आपके पास जब एक्सेस में ग्लूकोज हो जाता है तो वो उस ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में नहीं डाल सकता, तो या तो वो लिवर में डाल देता है या आपकी मसल्स में डाल देता है या आपको फैट में कन्वर्ट कर देता है उसे। Then when you run low on fuel, your body can release this stored energy back into your bloodstream where insulin is waiting to usher it into your cells. अब क्या होता है, जैसे मान लो आज आपने खाना नहीं खाया, आपका फास्ट है, आपको भूख लग रही है, आप जा नहीं पाए, उस वक्त जब आपकी बॉडी लो फील करती है, ऐसा तो नहीं है ना आज खाना नहीं खाया, इस वक्त 10 मिनट तक खाना नहीं खाया और अपन निकल लिए, ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? इस वक्त क्या करता है, ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है आपके लिवर में, आपके मसल्स में, जो फैट के फॉर्म में स्टोर्ड एनर्जी होती है, ये वापस जाती है और यहाँ पे जो है वापस जो है इंसुलिन वेट कर रहा होता है उसको, आपकी उस ग्लूकोज को आपकी ब्लड स्ट्रीम से मिलाने के लिए। So if you have diabetes, this whole process goes awry. मतलब अगर आपको डायबिटीज है तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये रुइन हो जाता है। Instead of entering cells throughout your body, excess glucose builds up in your bloodstream and some of it may eventually be excreted in your urine. मतलब क्या होता है, instead of entering cells throughout your body, ठीक है, जितना भी ग्लूकोज होता है इन योर ब्लड स्ट्रीम एंड सम ऑफ इट में इवेंचुअली भी एक्सक्रीटेड इन योर यूरिन, तो ये जो आपका पूरा जो ग्लूकोज होता है, यहाँ पे अब इनफ इंसुलिन जब प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये जितना भी ग्लूकोज हो रहा है ना, अब ये ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल नहीं पा रहा है, यू आर नॉट गेटिंग दैट एनर्जी। This can happen when your pancreas doesn't produce enough insulin. तो जो होते हैं, there are 2 types of diabetes, type A, type B. So type 1, type 2. तो यहाँ पे type 1 का मतलब ये है कि आपका जो पैनक्रिया है वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, मतलब जो आपका ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिल पाएगा, इसे बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। When your cells have become resistant to the effects of insulin, और दूसरा क्या होता है कि आपको इतना ज़्यादा इंसुलिन मिल गया कि अब आपके जो सेल्स हैं वो उस इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, और मोर कॉमनली व्हेन बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स अकर। तो ये प्रॉब्लम होता है तभी आपको डायबिटीज़ होता है, या तो आपके पैनक्रियास इंसुलिन क्रिएट करना बंद कर देते हैं जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, या तो आपका जो सेल है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, वो उस ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं करता, इसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया पूरा पैसेज, बहुत ही इजी था। चलो क्वेश्चन का आंसर करते हैं। On the basis of your understanding of the passage, answer any 10 questions from the 12 that follow. डायबिटीज क्या है? नर्वस डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, थ्रोट डिसऑर्डर या फिजिकल डिसऑर्डर? सो ऑब्वियसली द आंसर इज ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। If your body does not produce sufficient insulin, you have टाइप 2 डायबिटीज, जॉन्डिस, टाइप 1 या आयरन, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये है टाइप 1 डायबिटीज। डायबिटीज इज रिलेटेड टू द शुगर इनटेक ऑफ योर फूड। आप जो खाना खा रहे हो उसमें जो जितना शुगर इनटेक है उससे रिलेटेड है, येस और नो? ऑफ कोर्स दिस इज येस। Secretions of pancreas decrease during the night. पैनक्रियास जो है, अब रात में जब आप सो रहे हो, आप कुछ नहीं खा रहे हो, तो वो कम इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं। इज दैट ट्रू? ऑफ सो द आंसर हियर इज अगेन ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज फ्रॉम फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन आर। अब ये कहाँ एब्जॉर्ब होता है? ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है। Find the word from the passage which means the same as away from the usual or expected course. Something जो बिल्कुल different होता है, तो answer here is awry. Next is find the word from the passage which means the same as regular. Paragraph 2 में regular का word है constant. Okay,
What happens when you have more glucose than you need? जब आपको जितना ग्लूकोज चाहिए उससे ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो क्या होता है? If you have more glucose than you need, your body can remove the excess from your blood, store it in your liver, muscles, and convert it into fat. Then when you run low on fuel, your body can release this stored energy back into your bloodstream where insulin is waiting to usher it into your cells. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हेन योर पैनक्रियाज डजंट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, इट इज कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज, एंड व्हेन योर सेल्स हैव बिकम रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन, इट इज कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस पैसेज के। पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस द हार्मोन, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो लोग? इंसुलिन। अब आते हैं हम सेक्शन ए के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। So read the passage given below. तो ये एक factual paragraph है. Colonialism is a distinct form of imperialism in which a colonizing nation exerts direct controls over a colonized state by military, economic and political means. अब यहाँ बता दें colonialism क्या है, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। So यहाँ पे क्या होता है, ये एक imperialism का एक फॉर्म है जहाँ पे एक जो कॉलोनाइजिंग नेशन होता है वो कॉलोनाइजिंग स्टेट्स को मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मींस के थ्रू रूल करने की कोशिश करता है। In India, it mostly refers to the British rule in India from 1858 to 1947. इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था उसको कौन से एरा को माना जाता है? 1858 से 1947 उसको कॉलोनिज्म में इंक्लूड किया जाता है। On 1st January 1877, Queen Victoria was proclaimed the Empress of India at a Darbar or Assembly of Notables and Princes in Delhi. तो 1 जनवरी 1877 को क्वीन विक्टोरिया जो है उनको पूरे इंडिया का एम्प्रेस बना दिया गया था। ये मीटिंग कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, जहाँ जिसमें सारे नोटेबल्स मतलब बहुत ही बड़े बड़े लोग सब लोग थे। द वाइसरॉय लॉर्ड लाइटन represented the sovereign who incidentally never visited her Indian empire. जो वाइसरॉय लॉर्ड लाइटन थे, इन्होंने यही जो थे वो एक तरीके से थे जो इन्होंने सोवरेन को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन ये कभी भी इन्होंने इंडिया विजिट नहीं किया। During the colonial period from the 1500s to the 1700s, the Portuguese, Dutch, French, English vied with each other for commercial privileges and political influence in India, especially in the south in India. मतलब जो कॉलोनियल पीरियड था, कौन सा पीरियड माना जाता है? 1500 से 1700 के बीच में। इसमें जितने भी पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सारे जो है कॉमन प्रिविलेज के लिए सामने आए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए, और ये सब मेजरली कहाँ पे आए थे? इंडिया में, साउथ इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी। The East India Company of Britain, now called the United Kingdom, अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटेन की, जिसको अब हम यूके बोलते हैं, established several important trading centers along the Malabar and Coromandel coast. तो इन्होंने क्या किया? बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश कर दिए। कहाँ पे किए? मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट में कर दिए। They included निजामपट्टनम, मौसलीपट्टनम, मदापोलम and विशाखापट्टनम। Next, in the 1700s, British and French merchants each formed alliances with local powers. अब यहाँ पे क्या हुआ? 1700s में ब्रिटिश और फ्रेंच ने क्या किया? लोकल पावर्स जो थे, जो लोग लोकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनके साथ अलायंस कर लिया, मतलब उनके साथ जो है बहुत अलग अलग डील्स कर ली। At the end of the 1700s, the British reached on an agreement with the Nizam of Hyderabad. So 1700 के ख़त्म होते तक में ब्रिटिश ने क्या किया? एक अग्रीमेंट बनाया, किसके साथ? निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ बनाया। He accepted British support in exchange for recognition of British rights to trade. उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश ने बोला हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने उस सपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उसकी उन जगह उनको क्या राइट्स दिए कि ठीक है आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। By the beginning of the 1800s, Andhra came under the political control of the East India Company of the United Kingdom. So 1800 जब चालू होने वाला था तब जो है पूरा आंध्रा जो था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने उसको अपने अंडर कर लिया। The districts of Anantapur, Chudappa, Nellore, Chittor and Kurnool were annexed by the company and the territory of the Nizam of Hyderabad was brought under its indirect rule.
इन्होंने क्या किया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो थे इन सबको जो है अपने अंदर मिला लिया ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। और उसके बाद जो था पूरा जो ये था ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद के भी को भी इनडायरेक्टली अपने रूल के अंदर ले लिया। हैदराबाद बिकेम वन ऑफ द 550 princely states which stayed largely independent until 1947। हैदराबाद अकेला ऐसा एक प्रिंसली स्टेट था जो कि 1947 तक सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहा था। कॉलोनियल रूल लेड टू द इम्पोवरिशमेंट ऑफ द इंडियन पीपल। अब ये कॉलोनियल रूल था, हम सबको पता है, उन्होंने हम पे बहुत अत्याचार किया, इम्पावरिश हो गए, मतलब हमारी सेल्फ स्टीम से लेके रिस्पेक्ट सब कुछ हमारी खत्म हो चुकी थी। एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स वर इनिशियली एक्सप्रेस थ्रू पेजेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स। अब ये जो एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स थी कि नहीं वाई आर यू रूलिंग अस वाली जो ये फीलिंग थी इनिशियली पेजेंट्स और ट्राइबल रिवोल्ट्स में आई, क्योंकि जो फार्मर्स थे वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे, तो पेजेंट्स में और ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए पहले। इवेंचुअली अ नेशनल मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द एजुकेटेड क्लासेस। थोड़े टाइम के बाद जो एजुकेटेड क्लासेस थे जिन्हें इनिशियली कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन्होंने फाइनली रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। श्री कंदकुरी वीरेसालिंगम पंटुलू, कितने डिफिकल्ट नाम होते हैं नहीं। सो श्री कंदकुरी Veerasalingam Pantulu began a social religious movement which made possible the emergence of a democratic movement। तो इन्होंने एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया जिसकी वजह से जो है एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मतलब पूरी की पूरी इंडिया एक साथ जाग गई। द राइटिंग्स ऑफ गुजराजा अप्पा राव एंड उन्नावा लक्ष्मी नारायण बिगेन अ लिटरली रेनेसा। मतलब एक जो है ये जो गुजराज अप्पा राव थे और जो ये लक्ष्मी नारायण थे, इन्होंने मिलके ऐसी ऐसी पोम्स लिखी कि उन्होंने लोगों के दिल में जो अंदर जो बहुत टाइम से फ्रीडम को लेके एक चिंगारी थी उसको आग बना दिया। The anti-colonial movement initiated and organized by the Indian National Congress drew popular support in Andhra। तो ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था ये आंध्रा में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर्स इन द मूवमेंट इंक्लूडेड टी प्रकाशम, एन संजीवा रेड्डी एंड पट्टाभी सीतारामैया। ये तीन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने हर तरीके के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। द कम्युनिस्ट मूवमेंट विच ग्रू एज पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑल्सो हैड अ लार्ज फॉलोइंग अक्रॉस द रीजन। ये जो धर्म के नाम पे जो झगड़ा करते हैं जो बाद में एक नेशनल मूवमेंट बन गया उसको भी बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे थे। ऑल्सो हैड अ लाइक लार्ज फॉलोइंग अक्रॉस द रीजन। ठीक है, तो ये पैसेज तुम्हारा खत्म हुआ। अब इस पैसेज में तुम्हें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। अ कॉलोनाइजिंग नेशन एक्सर्ट्स डायरेक्ट कंट्रोल्स ओवर अ कॉलोनाइज्ड स्टेट बाय कौन सा मीन्स? मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या ऑल ऑफ दीज? सो ऑब्वियसली द आंसर इज ऑल ऑफ दीज, सब चाहिए थे उनको। ब्रिटिश रूल को कौन से एरा का माना जाता है? अगर ये अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होगा। एक काम करो, अगर नहीं याद है तो पॉज भी कर सकते हो वीडियो को, पीछे देखो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। सो बेसिकली द आंसर हियर इज 1858 टू 1947। द डैश रिप्रेजेंटेड द सोवरेन हु एक्सीडेंटली नेवर विजिटेड हर इंडियन एम्पायर। तो कौन थे जिन्होंने कभी भी इंडियन एम्पायर में वो देखा ही नहीं था, उनका इतना बड़ा एक मतलब एक कंट्री था जिसको वो रूल कर रहे थे लेकिन वो कभी आए नहीं थे। कौन थे वो? विसरॉय लॉर्ड लाइटन। On dash Queen Victoria was proclaimed the Empress of India। Empress of India Queen Victoria कब बनी थी? 1st of January 1877। The East India Company of Britain established several trading centers। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटेन की, इन्होंने बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स कहाँ पे बनाए थे? मालाबार कोस्ट और कोरार मंडल कोस्ट। तो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। At the end of the 1700s, the British reached an agreement with the 1700s के बाद में ब्रिटिश ने एक अग्रीमेंट बनाया था, किससे बनाया था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद से। By the beginning of the 1800s, the dash came under the police control of the East India Company of the United Kingdom। So ये क्या हो जाएगा? 1800 से क्या हुआ था? आंध्रा जो था वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोल बन चुका था, हब बन चुका था। Which state was largely independent 1947 से? Of course हैदराबाद, जो 1947 तक सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट रही है। Okay, now based on your reading of the passage, choose the correct statement from the following. So I'm not going to read the entire thing. The correct answer is this: the Viceroy Lord Lytton represented the sovereign who incidentally never visited her Indian empire.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलोनियलिज्म एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है इंपीरियलिज्म का, इन विच अ कॉलोनाइजिंग नेशन exerts direct controls over the colonized state by military, economic and political means. अब इसमें जो सबसे ज्यादा ये जो वर्ड है डिस्टिंक्ट, इससे कॉमन कौन सा वर्ड लग रहा है जो उसके साथ सबसे ज्यादा जा रहा है? वेल डिफाइंड, डिफरेंट, सिमिलर या लोकल? द आंसर इज डिफरेंट. Choose the option that correctly states the two meanings of impoverishment. Impoverishment के दो meanings कौन कौन से होते हैं? The answer is becoming poor और become deprived of strength and vitality. कोई चीज़ जिससे आप गरीब हो चुके हो ना, उसको बोलते हैं impoverishment. Okay, and the last question here is select the option that makes the correct use of rule as used in the passage to fill in the blank. तो आएगा रूल का मतलब क्या था यहाँ पे? किसी के अधीन होना. जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया तो वो हम पे अधीन थे, तो यहाँ मुझे वैसा मतलब चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई अंडरस्टैंड द बेसिक रूल्स. तो यहाँ पे रूल्स का मतलब क्या है? नियम. द कोर्ट विल रूल ऑन द लीगलिटी ऑफ द एक्शन. कोर्ट डिसाइड करेगा उसको क्या करना है. तो यहाँ पे कोर्ट रूल करेगा मतलब सेम मीनिंग है. आई ऑलवेज मेक इट अ रूल टू स्पीक आउट. तो मैं सोच के रखती हूँ कि मैं बोलूँगी. Now it's dash number 1, protect humans at all cost. So of course when we say it's rule number 1, मतलब हम नियम बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा important क्या होता है? To protect humans. So basically इन सब में the answer is of course 2, that here we are saying the court will rule, मतलब किसी के ऊपर रूल करना, मतलब किसी के ऊपर अधिकार के साथ आप जो हो शासन करते हो. यहाँ पे रूल का मतलब शासन है. नेक्स्ट अपन चलते हैं ग्रामर क्वेश्चंस में. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, ग्रामर पार्ट स्टार्ट हो रहा है. सो देयर इज अ कॉन्वर्सेशन एंड इस कॉन्वर्सेशन के बाद इसी कॉन्वर्सेशन को रिपोर्टेड स्पीच में जो है एक पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हमें उसे कंप्लीट करना है. So the conversation is like this. Nasreen says, I want to improve my command over the English language. मैं English language के ऊपर अपना command जो है वो increase करना चाहती हूँ, improve करना चाहती हूँ. Sheila says, for that you need to do a lot of reading in English. शीला कहती है उसके लिए English में काफ़ी read करना पड़ेगा. Nasreen says, I lose confidence when I have to speak in English and start fumbling. वो कहती है कि मैं पूरा कॉन्फिडेंस मेरा चला जाता है जब मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में बात करनी होती है और मैं फंबल करने लग जाती हूँ. फंबल मतलब अटकने लग जाती हूँ. You must practice speaking English with your friends. तो नसरीन क्या सजेस्ट करती है? सॉरी, शीला सजेस्ट करती है कि तुमको अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए. नसरीन सेज कि हाँ चलो, तुम्हारे सजेशन के लिए थैंक यू. फॉर विच शीला सेज वेलकम. अब यहाँ पे हम आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ फॉर्मेट में सेम चीज़ है. नसरीन सेड शी वांटेड टू डैश ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज. सो यहाँ ऑप्शन है, सो व्हाट वुड शी वांट. नसरीन ने कहा था कि वो चाहती थी. इम्प्रूव्ड बिल्कुल गलत हो जाएगा कि वो चाहती थी, इम्प्रूव करना चाहती थी. वो इम्प्रूव्स नहीं होगा क्योंकि पास्ट टेंस है. इम्प्रूविंग नहीं होगा क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यूस टेंस नहीं हो सकता. सो द ओनली आंसर इज इम्प्रूव हर कमांड. सो नसरीन सेड दैट शी वांटेड टू इम्प्रूव हर कमांड, ओके, ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज. शीला सेड दैट फॉर दैट शी नीडेड टू डू अ लॉट ऑफ, क्या करना है उसको? शी नीडेड टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग इन इंग्लिश, रीड इन इंग्लिश, रीड्स इन इंग्लिश और रीड ऑफ इंग्लिश. रीड ऑफ इंग्लिश तो रॉन्ग है. रीड्स इन इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट है. रीड इन इंग्लिश नहीं हो सकता बिकॉज हम एक सिंगुलर शीला की बात कर रहे हैं और उसके साथ अगर सिंपल प्रेजेंट होता तो ऐसा लगता. लेकिन यहाँ पे आएगा कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंग्लिश में बातें करनी पड़ेंगी. सो शी हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग इन इंग्लिश इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पे देख लेते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, शीला सेड दैट शीला ने क्या कहा? अब यहाँ पे अपन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शीला ने कहा दैट शी लॉस्ट कॉन्फिडेंस. नाउ रिमेंबर दैट हियर वी हैव गॉट डिफरेंट वर्ड्स, लॉस, लूज और लूजेस. उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई काम हो जाता है, आदत है किसी चीज़ की. मतलब लूज, लॉस नहीं होगा. लॉस मतलब होता है नुकसान. लूज नहीं होगा. लूज का मतलब होता है ढीला. एंड लॉसेस का मतलब होता है, यहाँ पे लूजेस का मतलब क्या होता है कि उसका चला जाना. ठीक है. सो लूजेस कॉन्फिडेंस व्हेन शी हैज टू स्पीक, व्हेन शी हैज टू स्पोकन इन इंग्लिश. नाउ व्हेन शी हैज टू स्पोकन इन इंग्लिश होगा या व्हेन शी हैज टू स्पीक इन इंग्लिश होगा? सो ऑब्वियसली ये भी गलत हो गया. द राइट आंसर इज दिस कि वो जो है शी सेड दैट शी लूजेस कॉन्फिडेंस व्हेन शी हैज टू स्पीक इन इंग्लिश एंड स्टार्ट्स फंबलिंग. नेक्स्ट इज, again we are going back
एंड या हियर वी आर। सो यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, नसरीन थैंक्ड शीला, नहीं शीला सजेस्टेड नसरीन, उसने क्या सजेस्ट किया कि तुम्हें अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए इंग्लिश में, और नसरीन थैंक्ड शीला फॉर हर, किस चीज़ के लिए, सजेशन के लिए, टू विच शीला सेड दैट शी वॉज वेलकम। तो ये रहे हमारे आंसर्स, देख लेते हैं हम फटाक से। सो ये हो जाएगा टू प्रैक्टिस स्पीकिंग विद हर फ्रेंड्स, जो उसने कहा था, सजेशन हो गया यहाँ पे, एंड द लास्ट वन इज दैट शी वॉज वेलकम, राइट। शी इज उसने कहा, तो जब हम उसको रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे तो शी इज का शी वॉज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैराग्राफ given below and complete the dialogue that follows by choosing the correct option। अब ये उसका exactly opposite है, आपको पैराग्राफ दिया है, इसमें आपको डायलॉग्स क्रिएट करने हैं। Jane said that Alice was very angry when the toaster she bought did not work। Jane ने बताया कि एलिस बहुत ज़्यादा गुस्सा थी जब उसने जो टोस्टर खरीदा था वो काम नहीं किया। Judy agreed with that। Judy ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है। Jane said that Alice should have examined it thoroughly before she bought it। So Jane ने कहा कि एलिस को बहुत अच्छे से एग्जामिन कर लेना चाहिए था खरीदने के पहले। Judy said that Alice always acts too quickly and gets into trouble। Judy ने कहा कि एलिस हमेशा बहुत जल्दी का काम करती है और हमेशा मुश्किल में पड़ जाती है। Jane asked Judy if Alice's problem had got solved। So Jane ने पूछा कि क्या एलिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। Judy replied in the affirmative saying that the toaster was replaced। Judy ने बोला हाँ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, टोस्टर रिप्लेस हो गया है। नाउ इसमें करना क्या है, ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन जो था जिसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में देखा, अब हमें इसे डायलॉग फॉर्म में लिखना है। सो एलिस वाज सो एंग्री व्हेन द टोस्टर दैट शी, ऑप्शंस क्या है, बॉट डिडंट वर्क, ब्रिंग डिडंट वर्क, ब्रॉट डज नॉट वर्क एंड बॉट डोंट वर्क। अब देखो यार इसमें बहुत ही सिंपल है, डोंट प्रेजेंट है, पास्ट है, वर्क है, तो बिल्कुल सही ही नहीं है, इसको क्रॉस कर दो। ब्रॉट डज नॉट वर्क, ब्रॉट मतलब पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे आ रहा है डज नॉट वर्क, ये भी नहीं चलेगा। ब्रिंग डिडंट वर्क, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, ये भी नहीं चलेगा। बॉट डिडंट वर्क, ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं वो, एलिस वाज सो एंग्री, okay, when the toaster that she had bought didn't work, she dash। तो जूडी ने क्या कहा, हाँ यार वो तो बहुत गुस्सा थी, तो she certainly has, she certainly was, she certainly is, she certainly had। हाँ यार वो बहुत गुस्सा थी। certainly मतलब आप affirmative बात कर रहे हो, मतलब आप agree कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, she certainly was। She dashed thoroughly before she bought it। उसने क्या किया, उसे देखना चाहिए था, इसके लिए आप क्या बोलोगे, she will have examined, करेगी फ्यूचर में नहीं, can be examining it, कर सकती है नहीं, she should have examined it, उसे करना चाहिए था, सो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, she always acts too quickly and dash। सो वो हमेशा बहुत जल्दीबाजी में काम करती है, and got into trouble, नहीं, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट बता रहे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, क्या बोलता है, वो हमेशा ऐसा करती है इसलिए ये हो जाता है, तो गॉट इनटू ट्रबल नहीं आएगा। गेटिंग इनटू ट्रबल इस वक्त हो भी नहीं रहा है, गेट इनटू ट्रबल नहीं आएगा क्योंकि शी यूज कर रहे हैं, तो शी के साथ आपको एस लगाना पड़ेगा, सो शी गेट्स इनटू ट्रबल, दिस इज द आंसर, ओके। एंड देन वी हैव डैश गेट सॉर्टेड। अब ये क्वेश्चन है तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, वॉज शी प्रॉब्लम गेट सॉर्टेड, नहीं बिल्कुल नहीं। इज हर प्रॉब्लम्स, बिल्कुल नहीं। डिड हर प्रॉब्लम गेट सॉल्व, एग्जैक्टली। हैव हर्स प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, सो द आंसर इज डिड हर प्रॉब्लम गेट सॉर्टेड। यस द टोस्टर, अब यहाँ पे क्या है, वॉज रिप्लेस्ड, वर रिप्लेस्ड, हैव रिप्लेस्ड या इज रिप्लेसिंग, इस वक्त तो हो नहीं रहा है इसलिए ये नहीं होगा। हैव रिप्लेस, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ये तो नहीं आएगा। एंड टोस्टर सिंगुलर है इसलिए हैव नहीं आएगा। वर रिप्लेस्ड, बहुत सारे टोस्टर्स तो थे नहीं, एक ही था, तो ये नहीं आएगा। वॉज रिप्लेस्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर्स इन लॉ वॉज द मैजेस्टिक फिगर। यहाँ पे हर जगह देर इज अ एरर और देर इज एन एरर, ठीक है, यही एरर आपको फाइंड करना है। देर इज अ एरर की जगह होना चाहिए देर इज एन एरर, यू हैव टू फाइंड इट एंड देन यू हैव टू रिप्लेस इट। सो माई मदर्स इन लॉ कभी नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, माई मदर्स इन लॉ वॉज द मैजेस्टिक फिगर। अब यहाँ पे देखो मदर्स इन लॉ बोल रहे हो विच इज करेक्ट, मदर इन लॉज कभी नहीं होता, हाँ मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ सही है, लेकिन अगर इतने लोगों की बात कर रहे हो तो यहाँ वॉज क्यों आ रहा है,
ठीक है। सो माई मदर इन लॉ वॉज द मैजेस्टिक फिगर, तो यहाँ पे या तो मदर्स इन लॉ के साथ वर आना चाहिए या तो मदर इन लॉ के साथ मदर्स की जगह मदर हो जाना चाहिए। ऑप्शन देखो तो आपको पता चल जाएगा। मदर में इश्यू है तो यहाँ पे आप एस हटा दोगे। माई मदर इन लॉ वॉज द मैजेस्टिक फिगर, वेरी फेयर और सीरियस, बहुत ज्यादा गोरी थी और सीरियस नहीं बोलेंगे हम, यहाँ क्या बोलेंगे एंड सीरियस, बहुत ज्यादा गोरी थी और बहुत ज्यादा मतलब और बहुत सीरियस थी। बट शी हैज रिजिड एट टाइम्स, अब क्यों वो लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा जिद्दी थी। सो रिजिड के साथ हैज नहीं आएगा, वो ऐसी थी, आप उनके बारे में बता रहे हो, तो शी वॉज रिजिड एट टाइम्स एंड नो वन डेयर्ड आर्ग्यूड विथ हर, एंड नो वन डेयर्ड आर्ग्यू विथ हर, ठीक है, उन किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनसे झगड़ा करने की। सो आंसर क्या हो जाएंगे, दीज आर दी आंसर्स, मदर एंड वॉज और आर्ग्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो by filling in the blanks, choosing the correct option from those that follow. The water of rivers and seas dash chemicals and biological waste are poured into it. अब वहाँ पे बोल रहे हैं ये जो पानी है मतलब रिवर्स का और सीज का, ये जो है आर poured into it, यहाँ पे हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो is being polluted, pollute, polluted और have polluted. So यहाँ पे क्या होता है, water of rivers and seas, ये pollute तो कर नहीं रहे हैं तो ये नहीं होगा, पॉल्यूटेड नहीं होगा, ओके। इनके कारण जो वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है, उस पर एक्शन हो रहा है, तो इसने पोल्यूट नहीं किया। आंसर क्या हो जाएगा, इज बीइंग पॉल्यूटेड। क्यों, क्योंकि वाटर की बात कर रहे हैं तो इज आएगा सिंगुलर। सो द वाटर ऑफ रिवर्स एंड सीज इज बीइंग पॉल्यूटेड, ये जो है आपका जो पैसिव वॉइस में बात हो रही है कि इसको पॉल्यूट किया जा रहा है, किसके कारण, केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल वेस्ट आर पोर्ड इनटू इट। मिल्स और फैक्ट्रीज जितनी भी होती है डैश वेरी हार्मफुल वेस्ट बाय द साइड ऑफ वाराणसी, तो ये क्या करते हैं, हैज डिस्चार्ज्ड, डिस्चार्ज, हैड डिस्चार्ज्ड और डिस्चार्ज्ड। अब यहाँ पे बोल रहे हैं मिल्स और फैक्ट्रीज जो हैं वेरी हार्मफुल वेस्ट बाय द साइड ऑफ वाराणसी, तो दो चीजें हैं, मिल्स हैं और फैक्ट्रीज हैं, तो हैज तो नहीं आ सकता, ये नहीं होगा, ठीक है। डिस्चार्ज करते हैं, मिल्स एंड फैक्ट्रीज डिस्चार्ज वेरी हार्मफुल वेस्ट बाय द साइड ऑफ वाराणसी, ये सही है। हैड डिस्चार्ज का मतलब होता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा तो ये तो सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ये तो नहीं हो सकता, है ही गलत। और हैड मतलब पास्ट के पास्ट की बात कर रहे हो आप। डिस्चार्ज्ड, सो मिल्स एंड फैक्ट्रीज डिस्चार्ज्ड वेरी हार्मफुल वेस्ट, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड या फोर्थ, द आंसर हियर वुड बी सेकेंड, डिस्चार्ज करते हैं। This waste is extremely polluted and dash all sorts of dangerous bacteria. ये जो waste है इसमें बहुत ज़्यादा pollution होता है and it contains or had regarded, regard or are regarding. So this waste is extremely polluted and अब यहाँ पे क्या है, इसको माना जाता है या इसमें होता है all sorts of dangerous bacteria. So आंसर बहुत सीधा हो जाएगा, it contains मतलब उसमें होता है। Then it is really very strange and laughable that large number of Indians dash this holy water as holy. ये बहुत ही ज़्यादा strange है और इस पे बात में हंसी आती है कि बहुत सारे इंडियंस हैं this water has holy, जो कि इस पानी को बहुत ज़्यादा होली मानते हैं। तो जैसे have regarded और यहाँ पे हमने दो ऊपर नीचे हो गया है तो ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, so have regarded, had regarded, regard या are regarding. So the answer here would be जो है ये भी देख लेते हैं regard. So it is really very strange and laughable that large number of Indians regard this water as holy. मानते हैं वो, तो simple present में क्या आ जाएगा, regard this water as holy. Which of the tense is used to express general truths or facts? General truths or facts बताने के लिए, जैसे water boils at 100 degrees Celsius. So यहाँ पे आप एक statement दे रहे हो which is a universal truth और इसीलिए ये क्या है, present indefinite tense. आंसर क्या हो जाएगा, simple present या present indefinite tense. Next is the teacher set homework dash the end of the lesson. टीचर जो है पूरा होमवर्क कब सेट करती है, जब पूरा लेसन खत्म हो जाता है। एक पर्टिकुलर एकदम बारीक चीज की बात कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एट द एंड ऑफ द लेसन। शी विल इनवाइट मी, choose the correct passive voice of the given sentence from the following. So she will invite me का passive क्या हो जाएगा,
मी का हो जाएगा I, will invite का हो जाएगा will be invited और by her, so I will be invited by her या I shall be invited by her. So answer is A. Next question is you can pick dash of two. तुम दोनों में से कोई एक ले सकते हो या तुम दोनों ले सकते हो, तो you can pick both of two तो होगा नहीं, many of two अभी तुमने सारों में से दो ले लो नहीं, more of two नहीं, सम ऑफ टू नहीं, ईदर ऑफ टू। ईदर का मतलब होता है जब आपको एग्जैक्टली पता नहीं है इसको आप कैसे यूज करोगे, तो आप इसको जो है ना पहले तो डिटर्मिनर्स पढ़ लेना। सो यू कैन पिक ईदर ऑफ टू मतलब दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आर गोइंग टू द मैटिनी शो, दे हैव ऑलरेडी गॉट डैश टिकट्स। वो लोग मैटिनी शो देखने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपनी टिकट्स ले लिए, अपनी खुद की टिकट्स ले लिए। पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा देयर टिकट। She dash visit her grandparents' house during holidays. She dash visit मतलब वो हमेशा जाती है। She dare to visit, she ought to visit, she can visit, she might visit. तो यहाँ पे क्या है, dare to मतलब तो आप चैलेंज दे रहे हो, ought to मतलब मोरली करना ही चाहिए, can मतलब सकना होता है, might मतलब हो सकता है। तो जब तक यहाँ पे क्या बात करिए, हॉलीडेज में हो सकता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जाएगी। नेक्स्ट इज she dash He told me that he dashed such a lazy boy as I was. उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे जितना कभी भी आलसी इंसान कभी नहीं देखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, that he had never seen. The boy told the girl that he dashed her behavior. Boy ने गर्ल को बताया कि उसको उसका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है, that he doesn't like her behavior. So that he के साथ didn't नहीं आएगा, that he didn't like his behavior. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, that he ओके डिडंट लाइक हमने यूज किया, क्यों, क्योंकि लड़के ने बताया था उस लड़की को कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, दैट आई डिडंट लाइक योर बिहेवियर। ओके, अब हम आ गए क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की तरफ। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन आपको करना है। दो लेटर्स हैं आपके पास, एक होगा मल्टीपल ऑर्डर्स का या कंप्लेंट लेटर होगा या फिर जैसे आपको अपोलोजाइज करना है, तो इस टाइप के लेटर्स आएंगे। यू आर जॉन ऑफ गांधी स्ट्रीट, लेन 15 हरिद्वार। Write a letter to Hari Travels Limited, Patel Marg Haridwara, inquiring about a tour to Ooty, collecting all the relevant information. ठीक है, आजकल तो हम लोग एक क्लिक में बता देते हैं कि ऊटी में कहाँ पे क्या है, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड स्कूल है। सो अब इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हमने सेंडर्स एड्रेस गांधी स्ट्रीट, लेन 15 हरिद्वार। फिर वी हैव लेफ्ट अ लाइन एंड वी हैव रिटन द डेट 20th March, 2022. Post that we have written the receiver's address, the manager, Hari Travels Limited, Patel Marg, Haridwar. Okay, now what is the subject? Subject is request for details of Ooty tour. मतलब ऊटी के टूर की पूरी जो है ना डिटेल्स रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पे। सर, this is with reference to your advertisement in the Times of India regarding upcoming tours to OT. मतलब उन्होंने अब वो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये जो है आपका this is with reference to your advertisement in the Times of India. Times of India में रिसेंटली जो आपने एडवर्टीजमेंट दिया था आपके जो अपकमिंग टूर्स हैं ऊटी के, मैं उसके रिगार्डिंग आपको ये मेल कर रहा हूँ, सॉरी लेटर लिख रहा हूँ। I browsed through your company's website too to get some information about the various available option. आपकी कंपनी की वेबसाइट भी देखी है मैंने, इसलिए देखी ताकि मुझे पता चल जाए मेरे पास और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। I would like additional information about the 3 days 4 nights ऊटी पैकेज। मुझे थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए 3 days 4 nights ऊटी पैकेज, particularly the accommodation and meal options available and the related cost per head. उसके अलावा ये कि आप कोई भी प्रॉपर्टी मुझे सजेस्ट करो तो ये बताना कि उसमें मील ऑप्शंस हैं या नहीं है, ब्रेकफास्ट अवेलेबल है या नहीं है, एंड लास्ट आपको ये भी बताना है पर हेड कितना खर्चा आएगा। Do you offer family packages that are customized as per the client's requirement? अब यहाँ क्वेश्चन क्या हुआ है, क्या आपको फैमिली पैकेजेस अच्छे लगते हैं जहाँ पे कस्टमाइज कर देते हैं आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को या रिक्वायरमेंट को? यस प्लीज सेंड द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। आप भेज सकते हो, मैं करवा दूंगी। Also, we will be a group of at least 10 people including children and elderly.
Please let me know the kind of facilities that you would be providing us as accommodation, meals and transport. अब वो यहाँ बता रहे हैं क्योंकि हम 10 लोग आ रहे हैं जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे एग्जैक्टली सारी डिटेल्स बताएं कि अकोमोडेशन मतलब रहना कैसे रहेगा, खाना कैसे रहेगा और कहीं मूव करना है तो कैसे करेंगे. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डिस्काउंट्स अवेलेबल, आपके पास कौन से डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं. प्लीज प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट सो दैट वी कैन प्रोसीड विद फाइनलाइजिंग आवर प्लान्स. तो उन्होंने अब क्या कहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि जो है हम अपने प्लान्स को फाइनलाइज कर सकें. ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस. एंड देन फाइनली हमने अपना नाम लिख दिया था. अब दूसरा जो है उसमें बोल रहे हैं कि आप अरिहंत या अपराजिता हो, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ सनशाइन हाई स्कूल. क्या हो? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो सनशाइन हाई स्कूल के. यू हैव रिसीव्ड द पार्सल ऑफ स्पोर्ट आर्टिकल्स ऑर्डर्ड बाय यू. सो आपने जो है जितने भी स्पोर्ट आर्टिकल्स आपने ऑर्डर किए हैं उसका पार्सल रिसीव किया है. सम ऑफ विच आर डिफेक्टिव एंड ओल्ड. उसमें से कुछ जो है वो डिफेक्टिव हैं और पुराने निकल गए हैं. तो अब आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है टू मिस्टर न्यू स्पोर्ट्स मीरठ. ये आपको मिल गया आपका रिसीवर का एड्रेस. द सप्लायर ऑफ द आर्टिकल्स, 100 से 120 वर्ड्स इज द लिमिट. सो स्टार्ट करें. सेंडर्स एड्रेस क्या हो गया? सनशाइन हाई स्कूल, सिविल लाइंस, न्यू दिल्ली. लीव अ लाइन एंड देन राइट द डेट 19th May 2022. एंड नाउ यू हैव टू राइट द रिसीवर्स एड्रेस. मैनेजर को लिख रहे हो मिस्टर न्यू स्पोर्ट्स. कहाँ पे है? न्यू मॉल रोड, मीरठ में है. सब्जेक्ट कंप्लेन रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव एंड ओल्ड स्पोर्ट्स आर्टिकल्स. तो एक कंप्लेन करनी है. आपने जो है डिफेक्टिव आइटम्स भेजे हैं और आपके बहुत पुराने आइटम्स हमें मिले हैं. डियर सर, आई एम राइटिंग टू यू इन द कैपेसिटी ऑफ द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ सनशाइन हाई स्कूल. मैं आपको ये लेटर लिख रही हूँ. मैं इस स्कूल की स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मैं उसी के बेसिस पे आपको ये लेटर लिख रही हूँ. We had visited your showroom a week back and after checking the goods there, as per requirement, we had placed an order. तो अभी अभी रिसेंटली हमने आपका पूरा जो है मैनेजमेंट देखा था, जहाँ पे हमने ये रियलाइज़ किया कि आप जो हो मतलब आपके पास इनफ गुड्स हैं ही नहीं और इसीलिए हमने अपनी तरफ से एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है. Through this letter, I would like to draw your kind attention towards the parcel of sports articles delivered by your organization to us. तो इस लेटर के थ्रू आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन. मैं आपका अटेंशन चाहती हूँ टूवर्ड्स द पार्सल ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल्स डिलीवर्ड. मतलब ये जो स्पोर्ट्स आर्टिकल्स जिसने डिलीवर किया उसकी बात हो रही है, योर ऑर्गेनाइजेशन टू अस. ठीक है. दो द डिलीवरी वॉज वेरी प्रॉम्प्ट, सम ऑफ द आर्टिकल्स डिलीवर्ड आर डिफेक्टिव एंड गोल्ड. आपकी डिलीवरी बहुत प्रॉम्प्ट थी लेकिन कुछ जो आर्टिकल्स डिलीवर हुए हैं वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव हैं या पुराने हैं. I request you to kindly replace the faulty and used goods with new and proper quality articles as soon as possible. So मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये जो फॉल्टी आइटम्स जितने भी हैं या पुराने आइटम्स हैं इनको बहुत जल्दी रिप्लेस कर दीजिए. प्लीज़ लेट अस नो बाय व्हेन यू वुड बी गेटिंग द गोल्स रिप्लेस्ड. मुझे बता देना कब चाहते हो आप अपने गोल्स को रिप्लेस करना. फेलिंग विच वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. अदरवाइज ये नहीं हुआ तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे. योर सिंसियरली अपराजिता स्पोर्ट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज analytical paragraphs. Okay, so we have to attempt any one of the two questions. Below given are 3 pie charts showing consumption habits of India, China and world overall in 2008. Write an analytical paragraph describing the pie charts. So यहाँ पे आपको 3 pie charts दिए हुए हैं और तीनों में एक जगह वर्ल्ड का नॉर्मल कंजम्पशन दिखाया हुआ है, चाइना का दिखाया हुआ है और इंडिया का दिखाया हुआ है. अब ये कैटेगरीज क्या क्या हैं? जो आपका ब्लू है दैट इज प्रोसेस्ड फूड. मतलब ये जो पार्ट है ये क्या है? प्रोसेस्ड फूड. प्रोसेस्ड फूड मतलब कोई भी जो रेडीमेड खाना होता है. जो येलो पार्ट है दैट इज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. एंड देन द रेड इज एनिमल फूड लाइक मीट. एंड द लास्ट वन द ग्रीन वन इज नट्स एंड सीड्स. क्लियर? अब आपको इसको क्या है? कंपैरिजन करना है. तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले इंडिया को वर्ल्ड के हिसाब से कंपेयर कर दो, चाइना को वर्ल्ड के हिसाब से कंपेयर कर दो, इंडिया और चाइना को कंपेयर कर दो. तो आपके पास ना आप 100 से 120 वर्ड्स का लिखना है. आप इजीली 250 का भी लिख सकते हो लेकिन मेक श्योर दैट यू स्टिक टू द वर्ड लिमिट. ठीक है. तो हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं. सो द 3 गिवन पाई चार्ट्स डिपिक्ट्स types of food consumption in 2008 as compared in 2 countries, India and China.
इन जनरल प्रोसेस फूड इज द मेजर टाइप ऑफ फूड ईटन। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये जो वर्ड्स है ना, डेपिक्ट्स का मतलब शो करना, ऐसे वर्ड्स आप अपनी डिक्शनरी में डाल लो। आप कहीं एक नोटबुक में लिख लो कि जब पैराग्राफ आप लिख रहे हो, एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हो, तो जो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के लिए जो हम बेसिक वर्ड्स यूज करते हैं उसको यूज करने की जगह थोड़ी बेटर वोकैबुलरी यूज करेंगे, ठीक है। सो ये जो 3 पाई चार्ट्स हैं ये क्या शो करते हैं? फूड कंजम्पशन 2008 में, जहां पे हमने इंडिया और चाइना को वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया है। इन जनरल अगर हम इधर पे देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोसेस फूड कंज्यूम हो रहा है, मतलब रेडीमेड खाना। Processed food comprises as high as 41% of the global consumption. So यहाँ पे देख लिया हमने कि processed food जो है पूरे global consumption में सबसे ज़्यादा है 41%. In China and India as well, processed foods are consumed the most. चाइना में और इंडिया में भी processed food सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं. The rate of consumption being 34% and 39% respectively. इसके बाद हमने दोनों में processed food का जो percentage है वो mention कर दिया है. ऑन एन एवरेज में देखा जाए तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कॉन्स्टिट्यूट 29% ऑफ कंजम्पशन। अगर तीनों का एवरेज निकालें, इंडिया का, चाइना का और उसके अलावा अगर वर्ल्ड का भी निकाला जाए तो 29% हो रहा है टोटल कंजम्पशन का। In China, vegetables and fruits comprise 32% of food consumption, which is 9% more than that of India. तो यहाँ पे अब अपन ने बता दिया, देखो कंपेयर करना है तो अब तुम ये हर बार नहीं बोल सकते ना कि इंडिया में इतना है, चाइना में इतना है। कभी ये बता सकते हो चाइना में इतना ज़्यादा है, इंडिया में इतना कम है, आप इस तरीके की बातें कर सकते हो। For Indians, animal food accounts for 27% of their diet, exceeding Chinese food consumption by striking 12%. अब इंडिया में बोल रहे हैं कि जो ये एनिमल फूड है ये 27% खाया जाता है, जो कि चाइना से ऑलमोस्ट 12% ज़्यादा है। However, nuts and seeds comprise almost 1/5 of Chinese food habits. अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि nuts और seeds जो है वो Chinese food habits का almost 1/5 है. This is way more than the global consumption of 4% and 11% of India. अब globally अगर देखा जाए तो globally it is only 4%. और अगर अपन इंडिया में देखें 11%, लेकिन चाइना में कितना है 19%, दोनों को मिला लो उससे भी ज़्यादा है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पे, that this is way more than the global consumption of 4% and 11% of India. Overall, world food consumption largely comprises of processed food. Chinese consumptions of nuts and seeds is unbelievably higher than the average percentage. तो यहाँ पे ओवरऑल सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? प्रोसेस फूड खाया जाता है, और चाइना में जो नट्स एंड सीड्स का कंजम्पशन है वो अनबिलीवेबली ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक एनालिटिकल पैराग्राफ है बट यहाँ पे इट इज मोर ऑफ अ लाइन ग्राफ। द फॉलोइंग ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द डिफरेंसेस इन क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 3 डिफरेंट कंट्रीज। जो आप क्लोथिंग एक्सपोर्ट करते हो 3 डिफरेंट कंट्रीज का बताया हुआ है। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ समराइजिंग द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। तो यहाँ पे आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन को समराइज करना है, ठीक है। आप रिपोर्ट करोगे इसको, आपको कंपैरिजन जरूरी है तो कंपैरिजन करोगे, उसके फीचर्स बताओगे। तो इसको पहले देख लेते हैं, ये क्या है? क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स है 1999 से 2003। ओके, यहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वैल्यू दी हुई है। एंड इधर पे 3 जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है? कोलंबिया, जापान एंड म्यांमार। इन तीनों कंट्रीज का कंपेयर करा हुआ है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया है हमको। तो अब हम आंसर देख लेते हैं। क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 3 डिफरेंट कंट्रीज। The line graph compares the amount of clothing exported by 3 countries from 1999 to 2003. सबसे पहले एनालिटिकल पैराग्राफ का पहला लाइन यही होना चाहिए। आप अपने ग्राफ को या पाई चार्ट को जो भी दिया हुआ है उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे कि भैया इसमें मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ क्लोथिंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम 3 कंट्रीज फ्रॉम 1999 टू 2003। इंट्रोडक्शन हो गया। ओवरऑल, अब सबसे पहले आप सबसे ज़्यादा वाला बता दो। ओवरऑल क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम बोथ कोलंबिया एंड म्यांमार हैज इंक्रीज फ्रॉम देयर इनिशियल वैल्यूज बाय द एंड ऑफ द पीरियड शोन। तो यहाँ वो बता रहे हैं अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्लोथिंग एक्सपोर्ट जो है कोलंबिया से और म्यांमार से, दैट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम देयर इनिशियल वैल्यूज, मतलब ये पीरियड ख़त्म होते तक 1999 से 2003 ख़त्म होते तक इनका जो वैल्यू है बढ़ गया था।
Japanese clothing exports on the other hand had slightly declined. Japanese का जो clothing export है वो थोड़ा कम हो गया है, मतलब decline हो गया है. Interestingly, Colombian and Japanese export show relatively small fluctuations from 1999 to 2003. अगर देखा जाए जो Colombian और Japanese exports हैं, इन्होंने जो है relatively कम fluctuations दिखाए हैं 1999 से 2003 में. Whereas exports from Myanmar were extremely volatile. अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो म्यांमार से जो exports हैं वो बहुत ही ज़्यादा volatile हैं. Looking in more detail, in 1999, Myanmar exported approximately $5 million of clothing. तो अब हम अगर वैल्यूज में आते हैं तो बोल रहा है 1999 में म्यांमार ने $5 मिलियन जो है क्लोथिंग एक्सपोर्ट किया है कंपेयर टू अबाउट $450 मिलियन फॉर कोलंबिया. आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है. मतलब म्यांमार 5 मिलियन है और कोलंबिया जो है $450 मिलियन है एंड 575 मिलियन फॉर जापान. However, from 1999 से 2000, Myanmar clothing exports skyrocketed. मतलब एकदम आसमान छूने लग गए, surpassing both countries for a total of $800 million worth. Okay? अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है मुझे, वो ये है म्यांमार 1999. So एक बार एक चीज़ मुझे क्लियर करनी है. म्यांमार जो है, ओके, वो 1999 में क्या सीन था उसका? $5 million. And then see the hype, $800 million. And then it was $900 million. तो आप ये भी बता सकते हो कि how it started and where it went. Understood? चलिए, once clear, आगे बढ़ते हैं. The relatively small gap between Japan and Colombia, on the other hand, narrowed even further, with both countries exporting around $530 million of clothes in 2000. अब जो ये जापान और कोलंबिया में ऑलमोस्ट बहुत ही कम डिफरेंस था, ये और नैरो डाउन हो गया, मतलब ये और कम हो गया. दोनों ऑलमोस्ट $530 मिलियन पे आ गए 2000 में. From 2000, Myanmar clothing exports continued to increase. अब 2000 से जो ये म्यांमार का जो क्लोथिंग एक्सपोर्ट था वो बढ़ता ही चला गया, reaching a peak value of $920 million जो अभी हमने चेक किया था. 2001 before plummeting and then recovering slightly in 2003 for the final value of 400 million, the lowest among the three countries. अब इसके बाद म्यांमार का ही जैसे पहले हाइट छुआ उसने $920 मिलियन, उसके बाद 2001 में वो वापस नीचे आया और फाइनली किस पे आ गया? $400 मिलियन पे आ गया, जो कि दोनों कंट्रीज, बाकी की जो दो कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम था. Colombia, having surpassed Japan in the period from 2000 to 2001, ended up with the highest total export in 2003 at $600 million. अब यहाँ पे बोल रहे हैं जापान जो है, कोलंबिया हैविंग सरपास जापान, कोलंबिया जो है जापान से आगे चला गया था 2000 में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? Having surpassed Japan in the period from 2000 to 2001, ended up with the highest total export. और उसके बाद जो 2003 में इसके हाईएस्ट टोटल एक्सपोर्ट हो गए, कितने हो गए? 2003 हो गए. देखो एनालिटिकल पैराग्राफ का मैं आपको फिर से बता दी हूँ. पहली लाइन तो आप इंट्रोड्यूस कर दो कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा. इसके बाद कुछ बेसिक वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं, हाउएवर, लाइक, मोरओवर, इन कंपैरिजन टू, इन कॉन्ट्रास्ट टू. ये सारे वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में लिख लो क्योंकि ये आपको बहुत काम आएंगे. ठीक है, अब हम आते हैं फाइनली सेक्शन सी, लिटरेचर. अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट्स गिवन. ठीक है, आपको इनिशियली दो एक्सट्रैक्ट्स दिए रहेंगे, एक पोम बेस्ड एक्सट्रैक्ट होगा और एक लिटरेचर मतलब प्रोज बेस्ड एक्सट्रैक्ट होगा. सो है, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have differed from the kingdom of God. So मैसूर से लेके कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच में ना एक छोटी सी प्लेस आती है जो शायद भगवान लोगों ने मतलब किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के किंगडम से आई हुई है. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. अब यहाँ बोल रहे हैं ये जो लैंड है रोलिंग हिल्स का, इसमें कौन लोग रहते हैं? बहुत ही ज़्यादा प्राउड मार्शल मैन रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, ब्यूटीफुल वुमेन रहती हैं और वाइल्ड क्रिएचर्स मतलब जंगली जानवर रहते हैं. कूर्ग और कोडागू, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests,
स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कूर्ग की, जो कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट हैं, स्पाइसेस हैं और कॉफ़ी प्लांटेशन भी होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। पूरी डिस्ट्रिक्ट का 30% विच इज़ अ बिग नंबर सिर्फ एवरग्रीन फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। अब मानसून्स के टाइम पे इट पोर्स इनफ का मतलब यहाँ पे ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसके कारण विजिटर्स नहीं जाते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। नाउ इनका जो पीक सीजन होता है वो होता है सितंबर से लेके मार्च तक होता है। The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee. Air में जो है बहुत ही अच्छी कॉफ़ी की स्मेल आती है। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. So जो उस डिस्ट्रिक्ट के प्राइम कॉर्नर्स है वहाँ पे क्या आप देखोगे? वहाँ आप देखोगे कॉफ़ी के एस्टेट्स हैं, कॉलोनियल बंगलोज हैं जो कि जो है इन कैनोपीज के साथ खड़े हुए हैं, अंडर द ट्री कैनोपीज। अब आपको इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? विच क्रॉप्स ग्रो इन कूर्ग इन प्लेंटी। कूर्ग में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब वहाँ बारिश की कोई कमी नहीं है, तो कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है वहाँ पे? स्पाइसेस एंड कॉफ़ी। What does the author say about the people of Coorg? लोगों के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि वो उन्हें जो है calls them proud race of martial men and beautiful women। हाँ ये सही है। उनको एरोगेंट और ड्राई बोला है नहीं, इल बिहेव बोला है, स्वीट एंड लविंग नहीं, उन्हें क्या बोला है? प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। बिटवीन विच टू टाउन्स इज कूर्ग सिचुएटेड? कूर्ग किस किस के बीच में सिचुएटेड है? बैंगलोर और मैंगलोर, बैंगलोर और मैसूर, मैसूर और मैंगलोर। सो द आंसर हियर इज मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। What is the best time of the year to visit कूर्ग? कूर्ग जाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? सितंबर से लेके मार्च तक। ओके, नेक्स्ट क्या है? What stands tucked under tree canopies in prime corners? क्या है? अब भी हमने पढ़ा है प्राइम कॉर्नर्स जो ट्री कैनपीज के नीचे क्या है वहाँ पे? कॉफी एस्टेट्स हैं, कॉलोनियल बंगलोज हैं या दोनों हैं? सो द आंसर इज दोनों। ठीक है, अब है सेकेंड एक्सट्रैक्ट। Last year we lent out our threshing machine, although of our own threshing till November, but you behaved to us as if we were gypsies. Last year we went you out our threshing machine, मतलब last year हमने तुम्हें अपना threshing machine दिया था, although of our own threshing till November, लेकिन हमने खुद की threshing नहीं करी है till November तक, but you behave, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम तो कोई gypsy हो। Giving on that account we had to put me my own land indeed, तो मुझे मेरा खुद का ही घर गिरवी रखना पड़ा था। No really, that's not at all neighborly. In my opinion, it's even impudent if you want to know. ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, What happened after that? इसके बाद क्या हुआ था? वो लोगों ने घर छोड़ा और ट्रैवल करने चले गए। उन्होंने जो है they left their farm overlooked, उन्होंने ऊपर से झांक के अपने फार्म को देखा। They lent their threshing machine, उन्होंने अपनी threshing machine दे दी या none of these? The answer is उन्होंने अपनी threshing machine दे दी थी। Which word means the same as not showing due respect? Lent? No. Impudent? Yes, that's the answer, impudent. What happened after Natalia lent her threshing machine to Lomov last year? क्या हुआ था जब नतालिया ने अपनी threshing machine लोमोव को पिछले साल उधार पे दी थी? She went bankrupt, उसको एकदम उसका दिवाला निकल गया। She needed financial aid, मतलब उसको financial advice की ज़रूरत थी। She has to put off her threshing, she incurred a loss. So the answer is उसको जो है threshing से दूर जाना पड़ा था। How was Lomov behaving towards Chubukov and Natalia in her opinion? तो लोमोव कैसे behave कर रहा था इन दोनों से? They were very like irrelevant, like they were poor, like they were beggars, or like they were gypsies. So answer is like they were gypsies. How did Natalia try to prove that they were at least good neighbors? उसने कैसे बोला? By talking nicely, by offering to make amends? No, the answer is by reminding Lomov of the favors they did him. मतलब कि ये जो पूरे जो खाने के बारे में होता है, by reminding Lomov of all the favors they did him, मतलब उन्होंने कितने फेवर्स किए उसको याद दिलाया है। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे तो हमने क्या देखा, इसको प्रोज देख लिया, अब हम पोम के भी एक्सट्रैक्ट्स देख लेते हैं। सो सेकेंड एक्सट्रैक्ट है,
The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadows. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. So, अब इस जो एक्सट्रैक्ट पे, अब आपको ये एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे से आता है, राइट? हमने इसे बहुत बार किया हुआ है ट्रीज पोम को. सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस. द वर्ड इनसाइड हियर मीन्स, इनसाइड का मतलब क्या है? होल है क्या कोई ट्री में? हाउस और द लॉन, द बार्क ऑफ द ट्री, द सोल ऑफ द ट्री. आंसर बहुत सिंपल है, द हाउस और द लॉन, इनसाइड की बात कर रहे हैं. What does the poet imagine in the stanza given above? इस स्टैंजा में पोएट क्या इमेजिन कर रहा है? The forest will soon come to its extinction. फॉरेस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. The poet imagines how the forest would appear with trees. पोएट इमेजिन करता है कि फॉरेस्ट जो है वो ट्रीज के साथ कैसा अपेयर करेगा. The poet imagines how the forest would be without trees. पोएट इमेजिन कर रहा है कि जो फॉरेस्ट है वो विदाउट ट्रीज कैसा दिखेगा. The poet feels listless to see the miseries of the insects. पोएट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिस्टलेस फील कर रहा है इंसेक्ट्स की मिजरीज देख के कि उनके पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है. तो बताओ इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, सेकेंड वाला, कि बिना पेड़ों के फॉरेस्ट कैसा दिखाई देगा. फॉरेस्ट मतलब होता है क्लस्टर ऑफ ट्रीज, बिना ट्रीज के फॉरेस्ट होगा ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा रिवील्स दैट. पहली लाइन जो है स्टैंजा की कौन सी है? फर्स्ट लाइन स्टैंजा की, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. सो इसमें क्या है? द ट्रीज वर कैप्चर्ड एंड एनस्लेव्ड. मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बोल रहे हैं कि ट्रीज पहले बंधे हुए थे और अब जो है वो खुल गए, आज़ाद हो गए, एनस्लेव हो गए हैं. स्लेव का मतलब क्या होता है? किसी के अधीन काम करना. एनस्लेव मतलब आज़ाद. द फॉरेस्ट इज मूविंग, फॉरेस्ट मूव कर रहा है. द फॉरेस्ट वॉज कैप्चर्ड एंड एनस्लेव्ड. तो ये मतलब पहले ट्रीज कैप्चर्ड थे, अब फॉरेस्ट को कैप्चर बोल रहा है, या नन ऑफ दीज. द आंसर हियर इज दैट ये जो ट्रीज थे पहले एक तरीके से घर के अंदर कैप्चर हो गए थे, एनस्लेव हो गए थे. दे आर गोइंग टू मूव आउट इन द फॉरेस्ट अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा सजेस्ट. ये जो स्टैंजा की जो लास्ट लाइन है वो क्या सजेस्ट कर रही है? इट सजेस्ट दैट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स वुड सून हार्बर इनटू द फॉरेस्ट. वो ये सजेस्ट कर रही है कि जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं ये वापस जो हैं फॉरेस्ट में आ जाएंगी. इट डेलिनेट्स अटर डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट. ये जो है डार्कनेस मतलब अटर डार्कनेस जो फॉरेस्ट है उसको बता रहा है. इट शोज हाउ द पोएट ड्रीम्स अबाउट द न्यू मॉर्निंग. ये बता रहा है कि किस तरीके से जो पोएट है एक नई सुबह का इंतजार कर रहा है, ड्रीम कर रहा है. इट शोज दैट द फॉरेस्ट वुड सून बी एम्प्टी. वो ये बता रहा है कि फॉरेस्ट बहुत जल्दी खाली हो जाएगा. नो, द आंसर इज कि ये एक नई सुबह का इंतजार कर रहा है. वो किस तरीके से सोच रहा है कि अगले दिन सुबह होते ही ना फॉरेस्ट में पूरी ट्रीज ही आ जाएंगे. तो वो जो इमेजिन कर रहा है हमें वो बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Identify the literary device reflected through the lines. No insect hide. No sun bury its feet in shadow. अब इसमें हमें literary device बताना है. No insect hide. No sun bury its feet in shadow. अब यहाँ आप देखो ये दोनों लाइन जो है no से स्टार्ट हो रही है. जब आप जो हो सेम वर्ड से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं पोम के, तो अब इसको हम एनाफोरा कहते हैं. क्या कहते हैं? एनाफोरा कहते हैं. ओके, अब आते हैं हम दूसरे एक्सट्रैक्ट की तरफ. नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर. सो यहाँ पे अब क्वेश्चन है, हु इज स्पीकिंग एंड टू हुम इन द अबव स्टैंजा. कौन किससे बात कर रहा है? तो यहाँ पे द पोएट टू एन ग्रिगोरी. ओके, नेक्स्ट इज वाई इज द स्पीकर थ्रोन इनटू डिस्पेयर. जो हमारा जो स्पीकर है ये इतना दुखी क्यों हो गया? वाई इज ही थ्रोन इनटू डिस्पेयर? बिकॉज एन फेल टू गेट अ ट्रू लव. क्योंकि एन को सच्चा प्यार नहीं मिला. बिकॉज द स्पीकर फील्स एन सोल अट्रैक्शन इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ हनी कलर्ड हेयर. क्योंकि स्पीकर को लगता है कि एन से कोई प्यार करता है या उसको पसंद करता है, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ अ हनी कलर्ड हेयर. बिकॉज द स्पीकर इज नॉट हैप्पी विद द कलर ऑफ हिज हेयर. वो बोल रहा है कि नहीं इसमें हर हेयर होगा, मतलब कि नहीं भैया
नहीं नहीं, इसमें क्या है कि वो अपने बालों की कलर से खुश नहीं है, इसीलिए वो उससे दुखी है, डिस्पेयर में है। बिकॉज द स्पीकर डजंट फाइंड पीपल एम्ब्रेसिंग आउटवर्ड ब्यूटी, वो बोल रहा है कि लोग जो है बाहरी खूबसूरती जो होती है, डजंट फाइंड पीपल एम्ब्रेसिंग, वो लोग बाहर की खूबसूरती नहीं दिखते, बाहर की खूबसूरती तो देखते हैं। सो द आंसर इज, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि एन का सोल अट्रैक्शन सिर्फ उसके हनी कलर्ड हेयर है, इसलिए वो बोलती है कि मैं डाई कर लूंगी उसको। Next question is, Anne's gorgeous hair have been compared to dash, symbolizing outer beauty that prevents anyone from looking inside her soul. तो एन के जो गॉर्जियस हेयर है उन्हें किन से कंपेयर किया गया है? डेस्पेयर से, लॉक से, पिचर से या पैरापिट से? सो द आंसर इज पैरापिट से कंपेयर किया है, जिससे ये बताया जा रहा है कि वो उसको रोक देते हैं, उसके अंदर की खूबसूरती कोई देख ही नहीं पाता, उसकी बाहर की खूबसूरती पे ही लोग अटक जाते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा दैट मीन्स होपलेसनेस। सो होपलेसनेस के लिए द वर्ड इज डिस्पेयर, राइट? दुखी होना एकदम, कि अब अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, तरंगी नहीं है, उमंगी नहीं है। डिटरमाइन द राइमिंग पैटर्न ऑफ द स्टैंजा गिवन अबव। अब यहाँ पे भैया देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तुम्हें जो है यहाँ पे इसका राइमिंग पैटर्न बताना है। तो हम ऐसे चालू कर देते हैं, सॉरी ये तुम ट्रीज पे आ गए। ओके, सो या, सो मैन, डिस्पेयर, कलर्ड, ईयर, अलोन, हेयर। सो मैन को अगर आप ए दे दो तो डिस्पेयर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल कोई सिमिलैरिटी नहीं है। कलर्ड अगेन सी हो जाएगा, डिस्पेयर एयर, ठीक है, तो एयर जो हो जाएगा ये आ गया आपका बी, और अलोन कहीं से कहीं तक नहीं है तो ये हो जाएगा डी, और हेयर। सो अब यहाँ पे ईयर, डिस्पेयर, ईयर और है, डिस्पेयर और ईयर भी अपना अलग है, तो ये अगर डी हो गया, ये ई हो गया, और ये हो जाएगा वापस बी। तो अगर हम इसमें जाएंगे आगे तो ये रहा आपका आंसर, ए बी सी बी डी बी, ए बी सी बी, क्योंकि एयर को उसने सेम लिया है, डी बी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी 4 आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप्स। Why does the conductor refer to Valli as madam? कंडक्टर ने वल्ली को मैम क्यों बोला? When the conductor stretched out his hand to help her get on the bus, जब उसने बोला कि उसने अपना हाथ दिया कि आ जाओ बस में, वल्ली said commandingly that she could get on by herself. वल्ली ने बहुत ही ज़्यादा कमांड करते हुए क्या बोला कि मैं खुद चढ़ सकती हूँ, and she did not require his help, और उसको उसकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। She did not act like a child but as a grown-up girl, and therefore the conductor called her ma'am. वो जो है वो एक बच्चे की तरह एक्ट नहीं कर रही थी, एक ग्रोन अप गर्ल की तरह एक्ट कर रही थी, and therefore the conductor called her ma'am. When the elderly man called her a child and asked her to sit down on her seat, she replied that nobody was a child on the bus. तो जब एक बड़े आदमी जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या कहा कि आप बैठ जाओ, आपको लग जाएगी, आप छोटे हो, तो उसने क्या कहा कि इस बस में कोई भी बच्चा नहीं है। She kept stressing on the fact that she had paid her fare like everybody else. वो बार बार यही बता रही थी कि उसने बाकी लोगों की तरह अपना फेयर पे किया है, and therefore should not be treated differently. इसलिए उसको अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेक्यूलियर बिहेवियर्स आर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स, डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू मिचबिल द ऑटर। अब पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, ऑटर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो बहुत स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करते हैं, और हमें यही चीज़ जो हमारा चैप्टर है मिचबिल द ऑटर, इसके रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। So otters are the most intelligent species on the planet. पूरे planet पे सबसे ज़्यादा intelligent हैं वो। The otter named Mitchbill juggled with small objects with his paws lying on his back. तो जो Mitchbill होता था वो अपने बैक पे लाई करके अपने paws से जो है जगल करता था। Midge loved to be in the splash pool and learned to open the tap on his own. उसको splash pool में रहना बहुत पसंद था, उसने खुद से टैप ओपन करना सीख लिया था। He believed that each drop of water should be squished and splashed till the bowl had been emptied. उसका एक ही मानना था कि जब तक जो है एक बूंद भी पानी है तब तक स्प्लिश और स्प्लैश करते रहो ताकि वो खत्म हो जाए। क्लियर? तो अब आप इसमें ना और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे अगर लॉन्ग आंसर में भी आएगा ना तो मिचबिल के जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, जहां पता चलता है वो कितना इंटेलिजेंट है, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पायर्ड बाय द डाइवर्सिटी इन द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया,
You wrote an article for your school magazine on the topic diversity, the uniqueness of India. Now write a paragraph sharing two key opinions from the article. अब ये देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है लेकिन कितना घुमा के दिया हुआ है. उसने कहा है कि आपने जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वाला चैप्टर पढ़ा है उससे आप इंस्पायर हो गए हो, उसके बेसिस पे आपने स्कूल वाली जो आपकी मैगजीन है उसमें एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल से आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं. इसका मतलब बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से इंस्पायर होकर 2 पॉइंट्स लिखने हैं. लेकिन इतना घुमा दिया आप घूम जाओगे, बिल्कुल घूमने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो आंसर क्या होगा? इंडिया इज अ यूनिक कंट्री इन एवरी पॉसिबल वे एंड इट्स कलरफुल ड्रेसिंग इज वन ऑफ देम. In India, every culture, religion and custom has its own unique color which shows the diversity in one. Okay, here different people have different culture, speak different languages, customs, caste, history, religions which make India unique. अब एक बात बताओ, इस आंसर में तुम्हें कहीं से कहीं तक भी लिखा यार वो आर्टिकल का बोला था, उस आर्टिकल में से पॉइंट निकालना है. आर्टिकल मतलब क्या है? तुमने उस चैप्टर को पढ़ा, उस चैप्टर के बेसिस पे तुमने अपना एक छोटा सा आर्टिकल लिख दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, उसमें से तुम्हें 2 पॉइंट्स लिखने हैं. मतलब बेसिकली तुम्हें चैप्टर से निकाल के पूरा समराइज करते हुए कोई 2 पॉइंट्स लिखने हैं. तो दिस इज वेरी इजी. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. लेकिन क्वेश्चंस आपको ऐसे ही आएंगे, सीधा सीधा कोई आपके मुंह पे क्वेश्चन थ्रो नहीं करेगा. ओके, हाउ डिड एन वांट हर डायरी टू बी डिफरेंट? एंड जो थी अपनी डायरी को डिफरेंट चाहती थी. कैसे? एंड डिड नॉट वांट टू जॉट डाउन मेयर फैक्ट्स इन हर डायरी. एंड सिर्फ अपनी डायरी में मेयर फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती थी, आज मैं यहाँ गई, आज मैं वहाँ से आई, आज मैंने ये किया. नहीं, द वे मोस्ट पीपल डू. अब मोस्ट पीपल ऐसे ही करते हैं. She wanted the diary to be her friend. वो चाहती थी ये डायरी उसकी दोस्त बन जाए. So she called it Kitty. इसलिए उसने उसका एक नाम रखा Kitty. She wrote about her feelings and experiences in it. उसने सिर्फ अपना डायरी में स्केड्यूल नहीं लिखा, उसने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे, अपनी फीलिंग्स शेयर करी. It was a mature work reflecting deep inside. ये बहुत ही मेच्योर वर्क था जिसमें उसने जो बातें लिखी उससे पता चलता है कि उसकी इनसाइट कितनी डीप थी. क्लियर? Now next question. People get support from family and friends during bad times. जब हमारी मुश्किल वक्त आता है तो हमें हमारे फ्रेंड्स से, फैमिली से सपोर्ट मिलता है. How does Lencho's family behave after the harvest is ruined? अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया कि लेंचो की फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया जब पूरा हार्वेस्ट उसका खराब हो गया था. Lencho got lots of support and moral courage from his family. उसको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, करेज मिला. After the hailstorm, his family members solaced him and asked him not to lose hope. जब पूरा हेलस्टॉर्म हो गया तो उसके जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने बोला थोड़े दिन मत करो, रहने दो, एंड उसको बोला कि तुम अपनी होप को मत छोड़ो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप्स में. यहाँ पे भी आपको फर्स्ट फ्लाइट से 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करना है, और जो आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है, फुटप्रिंट विदाउट फीट. ओके, सो आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 42. अच्छा, ये अभी वही है, शॉर्ट आंसर ही है लेकिन पैटर्न सेम है. 2 क्वेश्चन आपको आएंगे ये वाले आपकी सप्लीमेंट्री रीडर से और एक मेन रीडर से. तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्रिविलेज ऑफन कंफ्यूजेस एक्चुअल नीड्स ऑफ फॉर परसीव्ड वंस. Evaluate this statement with reference to Mrs. Pumphrey. अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. Privilege often confuses actual needs for perceived ones. जब आप privileged होते हो, मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा रिच हो या आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डोटिंग हैं, तो ये जो आपको privilege मिलता है ये आप often confuse कर देते हो. किस चीज़ से? आपकी नीड्स क्या है और परसीव्ड वंस. और आपको क्या लगता है कि ये मेरी नीड है एक्चुअल नीड्स में, और क्या लगता है, मतलब मेरी नीड अभी हो सकती है कि मेरे को शूज़ चाहिए. आई कैन ईजीली बाय शूज़ जो कि 1000 रुपीज़ तक में आ जाएंगे. बट नाउ आई एम सेइंग नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ स्केचर्स चाहिए, नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो एडिडास चाहिए. तो क्या हो गया? ये नीड्स और परसीव्ड में डिफरेंस आ गया, एक्चुअल नीड्स और परसीव्ड में. तो जो प्रिविलेज होते हैं उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती. अब मिसेस पंफ्री ने जिस तरीके से स्पॉइल किया था तो उसी बात में हमें यहाँ पे लिखना है, जैसे उन्होंने ट्रिकी को जो स्पॉइल कर दिया था. क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी नीड नहीं समझी. प्रिविलेज था वो, तो उसकी नीड नहीं समझी, उसको ओवर पैम्पर कर दिया था. उस बेसिस पे हमें आंसर लिखना है. मिसेस पंफ्री वॉज अ रिच लेडी. हर overindulgence and pampering beyond a limit became unproductive. तो मिसेस पंफ्री जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रिच थी, तो उसने ओवर इंटेलिजेंस, ओवर पैम्परिंग किया, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा किया कि उनका जो डॉग था वो अनप्रोडक्टिव हो गया.
द एंटायर स्टाफ एंड मेड्स वर देयर टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ ट्रिकी, मतलब ट्रिकी को पूरे मेड्स पूरे सारा स्टाफ सिर्फ उसी को देखता था. She gave him a bowl of Horlicks at night to make him sleep. रात में वो उसको हॉर्लिक्स देती थी ताकि वो सो जाए. Overfeeding of sweets, cakes and chocolates made Tricky hugely fat and listless. So क्या हुआ, इतना ज़्यादा उसको स्वीट्स चॉकलेट्स और सारा कुछ दिया कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया और एकदम लिस्टलेस हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स नॉट ईजी टू बी मीन टू पीपल हु आर वेरी नाइस टू यू. अगर कोई आपके लिए बहुत अच्छा है तो आप उसके लिए बहुत बुरा नहीं कर पाओगे, अच्छा नहीं लगेगा आपको. समहाउ आपकी सोल आपको जो है मतलब बताएगी कि डोंट डू समथिंग बैड टू सच अ मतलब लाइक गुड पर्सन. Do you think that the young thief had to work on giving himself valid reasons to be able to commit the theft? तो जब हरी सिंह जो है उसको जब चोरी करनी थी तब उसको अपने आप को बहुत सारी बातें बतानी पड़ी होगी क्योंकि अनिल ने उस पर विश्वास किया था. तो यहाँ पे उसने अपने आप को बहुत बातें बताई होगी. और डिड द thieving come as naturally to him this time too? या उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे उसने आज तक चोरी की वैसे उसने ये भी चोरी कर ली. राइट अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ हिज मूड बिफोर द थेफ्ट. अब हमें यहाँ पे ये सोचना है कि अगर आप हरी सिंह की जगह होते, आप एक ऐसे इंसान को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो जिसने आप पे बहुत विश्वास किया है, तो उसके पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसका मूड कैसा होगा. इजीली लिख सकते हो ये आंसर, देख लेते हैं. द यंग थीफ हैड टू गिव हिमसेल्फ वैलिड रीजंस टू बी एबल टू कमिट द थेफ्ट. उसको वैलिड रीजंस देने पड़े ताकि वो ये थेफ्ट कमिट कर पाए. बिकॉज अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन ही हैड एवर मेट. क्योंकि अनिल जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा उसने कभी ऐसा कोई इंसान उसे मिला नहीं था जिसने उस पर इतना विश्वास किया हो. According to him, it's easy to rob a greedy man because he cannot afford to be robbed. उसने कहा, हरी सिंह ने ये सोचा था कि एक लालची आदमी को लूटना बहुत ज़्यादा आसान है. क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता. बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ मैन हु इज़ वेरी काइंड एंड केयरलेस. लेकिन एक आदमी जो बहुत ही ज़्यादा दयालु है और केयरलेस है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसे इंसान को लूटने में बहुत मुश्किल है क्योंकि आप कर ही नहीं पाते. यही उसकी फीलिंग्स थी, राइट? ओके. Thieves and swindlers have no sense of moral righteousness. Comment with references to instances from a question of trust. Thieves जो होते हैं और जो swindlers होते हैं उनका कोई moral righteousness नहीं होता. ऐसा होता है क्या? इसको हमें a question of trust के हिसाब से बताना है. Among the two, the young lady had no sense of moral righteousness. मतलब अगर हम दोनों की बात करें तो ये जो यंग लेडी थी, जो रेड, द लेडी इन रेड, उसके अंदर कोई मोरल राइटियसनेस नहीं थी. थीव्स हैव देयर कोड ऑफ कंडक्ट. चोरों का भी अपना ईमान होता है. वन थीव शुड बी ऑनेस्ट टू द अदर. मतलब एक अगर चोर है तो वो दूसरे चोर से ईमानदार रहेगा. बट द लेडी ट्रिक्ड होरास जानवी एंड गॉट ऑल द ज्वेल्स एंड वेंट फ्री. लेकिन लेडी ने होरास को ट्रिक किया, पूरे ज्वेल्स ले लिए और भाग गई. नाउ अब आते हैं हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में. इसका पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ. सो it is true that without the help of the members of family the young seagull could not fly? Describe. तो ये सच बात है कि अपनी फैमिली की मदद के बिना वो जो यंग सीगल था वो उड़ ही नहीं पाता. तो ये आप अग्री करते हो, राइट? क्यों? इसको एक्सप्लेन करना है. In the beginning of the story, his first flight, the young seagull had a great fear of flying. So initially जब story start हुई थी तो ये जो young seagull था वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था. His parents tried their best to encourage him for flying, but all in vain. उसके parents ने उसे बहुत motivate किया, लेकिन सारी जो उनकी कोशिशें थी वो पानी में गई. All in vain मतलब बिना मतलब की. They even threatened him that he would die of hunger. उन्होंने खाना भी नहीं दिया. उन्होंने बोला कि तुम नहीं उड़ोगे तो तुम भूख से मर जाओगे. But he was not confident to fly. लेकिन उसके बाद भी उसमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो उड़ पाए. At last his parents, brothers and sisters flew away, leaving him alone on the ledge. Finally parents ने brothers sisters सब जो थे वो सब उड़ के चले गए वहाँ पे, उसको अकेला छोड़ दिया. Staying on the ledge for 24 hours, he became very hungry. अब ledge पे जब वो 24 घंटे मतलब एक पूरा दिन रहा, अब उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लग रही थी. So he tried to call out his mother. तो उसने अपनी माँ को आवाज़ दी. She took a piece of fish into her beak and came towards him. उन्होंने अपने बीक पे एक फिश का पीस रखा और उसकी तरफ उड़ते हुए आई. बट वेन शी रीच नियर शी स्टॉप्ड एट अ लिटिल डिस्टेंस. लेकिन जब वो उसके पास आई तो एक डिस्टेंस के बाद वो रुक गई. इन ऑर्डर टू कैच द पीस ऑफ फिश ही डाइव्ड विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट एंड फेल डाउनवर्ड्स.
अब उन्होंने जैसे ही अपने बीक से छोड़ा तो वो फिश को कैच करने के लिए उसने वहां से डाइव किया बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री और उसने सोचा ही नहीं कि क्या होगा आगे. But the next moment, he could feel his wings spread outwards and he started flying. लेकिन अगले ही मोमेंट उसको अपने विंग के नीचे जो है हवा फील हुई and then he started flying. Thus, his mother helped him to fly. तो इसी तरीके से उनकी जो माँ थी उसने उसे मदद की उड़ने के लिए. So it is very evident that without the help of the members of his family, the young seagull would not be able to fly. तो ये बहुत क्लियर है कि अगर उसकी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता तो वो शायद कभी उड़ नहीं पाता. Okay, next question. Griffin set the houses on fire when he was thrown out. Griffin को जब बाहर निकाल दिया तो उसने घर में ही आग लगा दी. Anger and revenge are in no way a solution to any problem. किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंगर और रिवेंज नहीं होता. You are a columnist for a class 10th e-zine, which is a magazine. Create a column on importance of anger management for teens and detrimental effects on health. अब आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे ऑन द बेसिस ऑफ सम चैप्टर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आया, आपको समझ में आ गया कि एंगर को आपको मैनेज करना होता है. अब एंगर मैनेजमेंट पे आपको एक आर्टिकल जैसा लिखना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. एंगर डजंट रिजॉल्व, इट डिस्ट्रॉयज. तो हमने टाइटल लिखा है कि एंगर चीज़ें सही नहीं करता, ख़त्म कर देता है. बाय XYZ e-zine. ठीक है, आप एक मैगजीन में रिपोर्ट लिख रहे हो, रिपोर्ट भी नहीं है, इसको हम आर्टिकल ही कहेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंस, क्रिएट अ कॉलम. Griffin, in footprints without feet, sets the house on fire because he was thrown out of the house by the landlord. Griffin को इस निकाल दिया इस बुक में, तो उसने क्या किया, घर में आग ही लगा दी. People like Griffin equate revenge with seeking justice. So people जो Griffin जैसे लोग होते हैं ना, वो जस्टिस के लिए, मतलब अगर इंसाफ के लिए वो रिवेंज में बिलीव रखते हैं. बट द टू आर नॉट द सेम. लेकिन ये दोनों चीज़ें, जस्टिस का मतलब रिवेंज नहीं होता. व्हेन अ पर्सन गेट्स एंग्री ही लूजेस कंट्रोल ऑफ ऑल द सेंसिबिलिटी. जब एक पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो वो अपना पूरा जो कंट्रोल होता है ना वो लूज कर देता है, उसका सेंस चला जाता है. एंड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स और सोल्यूशंस ही सीक्स टू टेक रिवेंज. और सोल्यूशन ढूंढने की जगह, प्रॉब्लम को ख़त्म करने की जगह वो ये सोचता है मुझे तो बदला लेना है. ओके, पीपल हु सीक रिवेंज आर ड्रिवन बाय एंगर एंड वायलेंस. और जो बदला लेने के अंदर सोचता है, मतलब उसको गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्से में सोच रहा है और वो वायलेंट हो जाता है, मतलब वो फिजिकली हार्म कर सकता है. एंगर कैन हैव डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ एज वेल. डिट्रीमेंटल मतलब नेगेटिव, नीचे गिराते हुए, तो आपकी हेल्थ को भी वो डिटीरियोरेट कर सकते हैं. इट इंक्रीजेस एंजाइटी, ब्लड प्रेशर एंड हेडेक. तो अगर आप बहुत ज़्यादा एंगर हो है आपके अंदर ना, तो आपको हेडेक हो सकता है. यू विल फील लाइक थोड़ी देर बाद वीकनेस. क्यों? क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गई है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है. इन सच केसेस एंगर मैनेजमेंट प्लेज अ पिवटल रोल. इट हेल्प्स अस रिकॉग्नाइज आवर फ्रस्ट्रेशन अर्ली एंड रिसॉल्व देम. ऐसे में एंगर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये हमको जो है बचाता है, हमें बताता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हमें कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ये एक्सप्लेन करता है. allowing us to express our needs by keeping us calm and in control. इससे क्या होता है, हम अपनी needs को easily express कर पाते हैं, हम कंट्रोल में रहते हैं. Lack of anger management can be disastrous as seen in the case of Griffin. So lack of anger management, अगर आपके अंदर anger management नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, जैसे कि ग्रिफिन के साथ हुआ. ओके, अब ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं हमारे. सो स्टार्ट करते हैं. वी आर टू इन्वॉल्व्ड इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड दे डोंट सेटिस्फाई अस. हम लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और हमें कभी भी, आपको एक छोटी कार मिल गई, अब आपको बड़ी कार चाहिए, अब आपको उससे बड़ी कार चाहिए, अब आपको प्लेन चाहिए. आपकी मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती. द लविंग रिलेशनशिप वी हैव, द यूनिवर्स अराउंड अस, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. और जो हमें प्यार देते हैं, जो हमें अनकंडीशनली प्यार करते हैं, जैसे कि थिंग्स अराउंड अस, नेचर, उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. मतलब हाँ ये तो है, कहाँ जाएगा, राइट. Matilda was never satisfied with her life and desired more. The given quote reflects her character justify. मटिल्डा अपनी लाइफ में कभी खुशी नहीं थी, उसको ज़्यादा चाहिए था, उसको हमेशा ज़्यादा चाहिए था. उसके पास एक लविंग हस्बैंड था, उसके पास एक अच्छा खासा घर था, लेकिन स्टिल शी वांटेड मोर. तो ये जो कोट है बिल्कुल मटिल्डा पे अप्लाई होता है, तो हमें इसे जस्टिफाई करना है.
The central character of the story, Matilda, who is a beautiful woman, suffers greatly because of her desire to appear rich and fashionable. ये जो हमारी स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है द नेकलेस में, मटिल्डा, वो एक बहुत ब्यूटीफुल वुमन है, लेकिन जो उसकी डिज़ायर है उसकी वजह से वो बहुत ही मिजरेबली अपनी लाइफ स्पेंड करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे रिच और फैशनेबल दिखना था. शी इज़ मैरिड टू अ क्लर्क एंड लीड्स एन ऑर्डिनरी लाइफ. वो एक क्लर्क से शादी होती है उसकी और बहुत ही आम जिंदगी बिता रही है वो. बट शी वॉन्ट्स टू बी रिच एंड एन्जॉय द लग्जरीज ऑफ लाइफ. लेकिन उसको चाहिए बहुत सारा पैसा, उसे लग्जरीज चाहिए लाइफ की. शी इज़ जेलस ऑफ हर ओन क्लासमेट्स हु आर रिच. वो अपने ही क्लासमेट्स से जो लोग बहुत पैसे वाले होते थे उनसे बहुत ज़्यादा जलती थी. When Matilda gets an invitation to a ball, she wanted to look rich. जब उसे बॉल के लिए इन्विटेशन मिलता है तो वो चाहती है रिच दिखना. So she borrows a necklace from her friend. तो अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो करती है. She feels happy when men appreciate her beauty and grace. उसको बहुत खुशी होती है जब हर कोई, जितने भी वहाँ पे मेन होते हैं, वो उसकी ब्यूटी और उसके ग्रेस को अप्रिशिएट करते हैं. जस्ट टू शो ऑफ अ डे एट द बॉल, सिर्फ उस एक दिन के लिए बॉल पे शो ऑफ करने के लिए, शी बोरोज द नेकलेस बट लूजेस इट. तो वो नेकलेस ले तो लेती है लेकिन वो खो देती है उसे. दिस लीड्स टू इनॉर्मस सफरिंग फॉर हर एंड हर हस्बैंड. और इसकी वजह से उसके और उसके हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. लास्ट क्वेश्चन, What were the difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people? नेल्सन मंडेला को क्या क्या प्रॉब्लम हुई अपने लोगों के लिए फ्रीडम हासिल करने में? In his endeavor to get freedom for his countrymen from the rule of apartheid, Nelson Mandela had to undergo many hardships and suffered a lot. अपनी इस कोशिश में, अपने इस काम में जहाँ पे उनको अपने कंट्रीमैन के लिए फ्रीडम चाहिए था फ्रॉम द अपार्थीड. अपार्थीड मतलब जो लोग कास्टिज्म करते हैं, जो लोग भेदभाव करते हैं. नेल्सन मंडेला को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा, बहुत हार्डशिप्स देखी उन्होंने. दिस ग्रेट पैट्रियट हैड टू सेक्रीफाइस द कंफर्ट ऑफ हिज होम एंड लविंग फैमिली. उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना एक कंफर्टेबल घर छोड़ना पड़ा, अपनी फैमिली छोड़नी पड़ी. ही वॉज डिक्लेयर्ड एन आउटलॉ फॉर डिमांडिंग इक्वालिटी फॉर ऑल हिज फेलो ब्लैक अफ्रीकन्स. तो उनको आउटलॉ डिक्लेयर कर दिया गया कि ये लॉस को फॉलो नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये अपने कंट्रीमैन को, अपने लोगों को सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए आवाज़ उठा रहा है. ही वॉज पनिश्ड, आइसोलेटेड एंड पुट इनटू जेल. उन्हें पनिशमेंट मिली, उन्हें अलग कर दिया, उन्हें जेल में बंद कर दिया. ही एंड हिज कॉमरेड्स वर ऑप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड बियॉन्ड टॉलरेंस. उनको और उनके सारे फॉलोअर्स को, कॉमरेड्स को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, जहाँ पे मतलब टॉलरेंस की लिमिट के बाहर. He suffered hunger, oppression and injustice but kept the flame of independence burning in his heart. उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगर सफ़र किया, ऑपरेशन, उन्होंने इनजस्टिस सफ़र किया, लेकिन उनके दिल में जो इंडिपेंडेंस चाहिए थी उनको, उन्होंने उस पर्टिकुलर होप को बुझने नहीं दिया. His undaunted courage, persistent struggle and unparalleled sacrifice bore fruit and South Africa got freedom from the rule of apartheid on 10th May 1994. उनका जो अनडॉन्टेड करेज, मतलब ना ख़त्म होने वाला, ना झुकने वाला जो करेज था, उनका जो परसिस्टेंट स्ट्रगल, मतलब नहीं रुकने वाला जो स्ट्रगल था, और उनका जो है अनपैरेलल्ड सेक्रीफाइस, मतलब जिसे किसी से मैच ही नहीं किया जा सके, फाइनली उसका फल मिला और 10th मई 1994 को साउथ अफ्रीका को जो है फ्रीडम मिल गई. क्लियर? So that is it. Here we are done with our sample paper 4. आई एम श्योर कि लिटरेचर सेक्शन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा. एनालिटिकल पैराग्राफ में तो अब तक प्रो हो जाना चाहिए. ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना. और मिलेंगे हम बहुत जल्दी सैम्पल पेपर 5 के साथ. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस थिंग. कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. आई हेल्प यू देयर. ओके, चलो, नाउ आई एम गोइंग टू सी यू सून सैम्पल पेपर 5 के साथ. मिलते हैं बहुत जल्दी. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.